पर्दा उठ गया। मुसलमानों के साथ नायडू ने वक्फ बिल को लेकर आखिरकार धोखा क्यों किया, पर्दा उठ चुका है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आखिरकार किसके दबाव में आकर बीजेपी का समर्थन करने का मन बना लिया। क्या वाकई में इस रात से अब पर्दा उठ चुका है? एक एक उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे की सियासत है क्या। अगर नायडू ऐसा ना करते तो कहने वाले कहते हैं कि वो जेल भी जा सकते थे। जेल यानी नायडू मोदी और शाह के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुके थे, वो भी बुरी तरह से। इसीलिए नायडू ने फैसला किया वक्फ कानून को लेकर, भले ही मुसलमानों की नाराजगी हो जाए तो हो जाए, मगर समर्थन देना ही होगा। वो कहावत सुनी है ना आपने, मरता क्या ना करता। नायडू के साथ भी दोस्तों यही स्थिति थी, मगर वो स्थिति थी क्या, अब वो भी जान लीजिए। नायडू जिन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर कभी भी मुसलमानों को नाराज करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया, कई फैसले मोदी सरकार के खिलाफ तक लिए ताकि मुसलमान नाराज ना हो, मगर वक्फ बिल पर चुप्पी क्यों साध ली नायडू ने, अब वो भी जानिए। दरअसल जो खबरें उड़ रही हैं दोस्तों और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर नायडू समर्थन के लिए ना नुकुर करते तो फिर मोदी सरकार को अगर वो आंखें भी दिखाते तो ईडी सीबीआई आंध्र प्रदेश में एक्टिव हो जाती या फिर होने वाली थी। सवाल उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू पर भी ऐसा कोई दबाव बनाया गया? इस सवाल का जवाब हो सकता है हां, बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके का फैसला जो नायडू के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा है, तो फिर मुस्लिम समुदाय के विरोध को दरकिनार कर नायडू ऐसा क्यों कर रहे थे, या फिर नायडू ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? मामला था क्या? क्यों ईडी और सीबीआई की दस्तक होने ही वाली थी? बताएंगे आपको, मगर इतना भी जान लीजिए आप कि सिर्फ नायडू ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी बीजेपी की चाल में फंस चुके थे। सबसे बड़ा प्रेशर तो सीएम की कुर्सी बचाने का था ही नीतीश के सामने, मगर दूसरा ईडी का अलग से प्रेशर चल रहा था, ईडी का। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बिहार में ऊर्जा मंत्रालय है और ऊर्जा मंत्रालय में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर नीतीश कुमार वैसे ही परेशान दिखाई दे रहे थे, और इसी दुखती रथ पर बीजेपी ने हाथ तब तक रखा जब तक नीतीश समर्थन के लिए तैयार नहीं हो गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ स्थिति दूसरी थी दोस्तों, क्योंकि ना तो उनके सीएम पद पर, उनकी सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा था और ना ही उनके सांसदों के टूटने का डर था। तो फिर माजरा क्या था? तो फिर क्यों नायडू ने ऐसा किया? दरअसल दावा यह है दोस्तों कि सीधा करीब 4,93,000 करोड़ के घोटाले का मामला था। कितने? 4,93,000 करोड़, करीब 5,00,000 करोड़ का मामला। इतने बड़े आरोप, और आरोप आंध्र प्रदेश में हुआ उस घोटाले से है जिसको लेकर सवाल कई बार खड़े हुए, जो अखबारों की सुर्खियां बने, मगर फिर भी ईडी जो है, ईडी बिल्कुल शांत बैठी रही, शांत बैठी हुई है। और सिर्फ इसलिए शांत बैठी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं दोस्तों, उनकी बीजेपी को जरूरत है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों की ताकत को हटाएंगे उसी दिन ईडी खट 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 नॉक नॉक करेगी आंध्र प्रदेश में, उन्हीं के आवाज पर, क्योंकि इतने बड़े घोटाले के आरोप हैं कि आप सोच नहीं सकते। जानते हैं, जानना चाहेंगे आरोप है क्या? दरअसल घोटाले की नींव टिकी है 2014 के उस फैसले से जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी और हैदराबाद जो चारों तरफ से तेलंगाना से घिरा हुआ है, तो हैदराबाद की जो राजधानी थी वो तेलंगाना में चली गई। 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश को हैदराबाद को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करना था, उसे इजाजत मिली, लेकिन यह कहा गया था कि 10 साल में आपको अपनी राजधानी बनानी होगी। 2014 ये वो वक्त था जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ चुकी थी और जो राजधानी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कृष्णन आयोग का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही दोस्तों
टीडीपी ने अपने विधायकों के नेतृत्व में एक नया आयोग गठित कर दिया और उसकी रिपोर्ट भी आनन फानन में आ गई। रिपोर्ट जानते हैं क्या थी? रिपोर्ट यह थी दोस्तों कि 29 गांव हैं अमरावती के जिनकी जमीन सस्ती है, वहां पर नई राजधानी बनाई जा सकती है, यानी नई राजधानी अमरावती में होगी। कहा जाता है, जो आरोप है, आरोप के मुताबिक यहीं से खेल शुरू हुआ। आप कहेंगे राजधानी बननी थी, नई राजधानी बननी थी, तो फिर इसमें हर्ज क्या? दरअसल पर्दे के पीछे घोटाले की कहानी यहीं पे छिपी है। करीब 34,000 एकड़ जमीन एक्वायर करने का ऐलान होता है, जबकि यह कहा गया कि जो उस समय जमीन की कीमत चल रही थी वो थी 2 से 3 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से। और सरकार की तरफ से किसानों को कहा गया, जो कि जमीन अधिग्रहण कानून है 2013, उसमें जो कहा गया है जो जमीन की कीमत होगी उसका 4 गुना भुगतान होगा, और भुगतान करने के लिए सरकार तैयार थी। तो लगभग 1 लाख प्रति एकड़ के रेट के करीब यह मामला तय हुआ, लेकिन मार्केट की कीमत उस समय थी 10 लाख एकड़ के हिसाब से। जाहिर सी बात है किसान भी अड़ गए। किसानों ने कहा कि भाई 1 लाख में हम क्यों दे जमीन, 1 लाख एकड़ में क्यों दे? अगर सरकार उस समय 10 लाख की कीमत से जमीन खरीदती तो लगभग कितने लगते? 300 करोड़, जो पूरी तरह से 34,000 एकड़ जमीन होती। 29 गांव की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यह घोटाला आपको जानना बहुत जरूरी है। और कीमत जो वसूली वक्फ बिल को समर्थन के लिए, इसलिए मैं आपको पूरा मामला बता रहा हूं। सरकार को यह मिल सकती थी 29 गांव की जमीन, अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते। अगर 1 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मार्केट कीमत चल रही थी और चंद्रबाबू नायडू ने उसको डबल कर दिया होता, कहा होता कि चलो भाई हम मार्केट की कीमत से आपको डबल दे रहे हैं, तब भी 7,000 करोड़ में पूरी जमीन सरकार को मिल सकती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़े जो घोटाले की बात चल रही थी, वो घोटाला जानते हैं क्या? अमरावती को राजधानी बनाने की जो तैयारी चल रही थी, उससे पहले वहां के किसानों से चंद्रबाबू नायडू, उनके परिवार के करीबी लोगों ने, उनकी पार्टी के करीबी लोगों ने जमीनें खरीद ली, जमीनों का एग्रीमेंट कर लिया। जो आरोप है, ताकि राजधानी के नाम पर जब मुआवजा मिले तो उस मुआवजे का बड़ा हिस्सा किसके हाथ में आए? उन्हीं लोगों के हाथ में जिन्होंने राजधानी बनाने का ऐलान किया। यानी एक अलग तरीके से जमीनों को हड़पने का, पैसा कमाने का एक नायाब तरीका निकाला गया। इसको लेकर जबरदस्त खुलासे हुए, लगातार हुए, बार बार हुए। ईडी की भी नजर यहां पे पहुंची, लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्योंकि एनडीए में शामिल हो चुके थे, इसलिए ईडी की कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों। ईडी का यही दबाव अगर होता और अगर था, जिस कारण चंद्रबाबू नायडू को मजबूर होकर वक्फ बिल पर बीजेपी के साथ आना पड़ गया, यानी अगर किसी और राज्य में यह मामला होता दोस्तों, तो सवाल मेरा आपसे है, क्या होता? गैर बीजेपी शासित राज्य होता तो क्या होता? क्या ईडी और सीबीआई अब तक दस्तक ना दे चुकी होती? उदाहरण देता हूं, दिल्ली का शराब घोटाला क्या हुआ? ईडी ने गिरफ्तारी की, एक के बाद एक गिरफ्तारी। यहां तो 5 लाख करोड़ के घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, मगर कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ ना बाबा ना। नायडू ने गिरफ्तारी के डर से वक्फ को लेकर समर्थन की कीमत चुका दी, क्योंकि अगर नायडू वक्फ बिल के समर्थन में नहीं आते तो उनकी स्थिति भी क्या होती? जो स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई, जो स्थिति हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई थी, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन्हीं सब की जो हालत हुई थी, तो वो नायडू की भी हो सकती थी। यानी उनको जेल भी जाना पड़ सकता था। वैसे भी कहा जाता है कि मोदी सरकार पर जब जब संकट आता है, बड़ा संकट आता है या मुश्किल वक्त आता है, तो यही एजेंसियां, उनकी शक्तियां जाग उठती हैं। जो पावर है उनके पास, केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास, वो एक्टिव हो जाती हैं, ताकि विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए, अपने सहयोगियों को डराने के लिए ईडी सीबीआई को आगे कर दिया जाए। ऐसे में नायडू मुस्लिम वोट की बलि तो दे सकते थे, मगर जेल नहीं जा सकते थे। तो नायडू ने क्या गलत किया? नायडू ने जेल ना जाना बेहतर समझा। ऐसे में क्या वाकई में
वक्फ पर समर्थन की थ्योरी का यही सच है? यकीनन ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।